केचप, जैम, टॉफ़ी, बिस्किट, केक, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और कुछ सिरप्स, इन सारे ही आइटम्स को लाल रंग देने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल होता है, नाम रेड डाई 3। अगर आप इन सारे ही प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे तो इसमें INS 127, E127 और एरिथ्रोसिन नाम से कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाई देंगे। ये सब रेड डाई 3 के ही अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिकली ये एक सिंथेटिक कलर है, लेकिन कई स्टडीज में इसे कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर पैदा करने वाला केमिकल माना गया और इसीलिए इसे US, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में या तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया या फिर काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर धीरे धीरे इनका इस्तेमाल कम किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश भारत में इस पर कोई बैन नहीं लगाया गया। हाँ, कुछ गाइडलाइंस जरूर हैं जिसे बड़ी कंपनियां भले ही फॉलो कर ले, लेकिन नॉन ब्रांडेड फूड यानी कि ठेले पर मिलने वाले खानों में और छोटे मैन्युफैक्चरर्स इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं और आए दिन ऐसी खबरें भी आती हैं। इन खबरों से कंसर्न उठता है कि अगर विदेशों में इससे कैंसर का खतरा है तो देश में भी तो होगा। तो फिर हमारे देश की फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं करती? ये पहला या इकलौता मामला भी नहीं है। खबरों की दुनिया ऐसे हेडलाइन से पटी पड़ी है। गुजरात के सूरत में 1400 किलो मिलावटी पनीर जब्त, पैक्ड फूड में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध पीने से 16 लोगों की मौत, अनार के जूस में मिलाया खतरनाक लाल रंग, फूड आइटम्स में जहर, मिलावटखोरी से कैंसर, अल्सर और दिल की बीमारियां बढ़ी, मसालों के साथ ही 527 भारतीय फूड प्रोडक्ट्स में कैंसर फैलाने वाला केमिकल। ऐसे न जाने कितने ही मामले हैं जो हर दिन आपके सामने खबरों की हेडलाइन के तौर पर आते हैं। ऐसे में हर एक मामले में जवाबदेही सरकार की होती है और होती है एक सरकारी संस्था की जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI। वीडियो में आगे हम इसे फसाई के नाम से पुकारते भी हैं। ये भारत सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि खाने की क्वालिटी, सेफ्टी और उनकी लेबलिंग तय करती है। माने देश में जो भी खाया जा रहा है, खाने के लिए बनाया जा रहा है या खाने के लिए बेचा जा रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं ये जांचना, यही इसका प्राइमरी मोटिव भी है। लेकिन बीते कुछ समय से यह संस्था अपने प्राइमरी मोटिव से ज्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए चर्चा में है। कभी संस्थान के अहम पदों पर नियमों के खिलाफ भर्ती करने के आरोप लगे, कभी आरोप लगाने वालों पर FIR कराई गई, तो कभी देश के बेहद अहम मुद्दों पर सवाल उठाने के बाद भी उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। हाँ, कुछ जगह छापेमारी करके संस्था अपनी सैलरी की जवाबदेही जरूर बना ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है ही, जिसकी वजह से देश ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की रैंकिंग में 68वें नंबर पर है। आरोप भी कई हैं जो जवाबदेह बनाती है इस संस्था के अधिकारियों को, वही अधिकारी जिनकी भर्ती पर ही अब सवाल खड़े किए गए हैं। क्या है वो सवाल, कौन है वो अफसर और फसाई पर क्या आरोप लग रहे हैं? इसके साथ ही आरोपों की सफ में संस्था के CEO सीनियर IAS रजीत पुन्हानी कहां खड़े हैं? बात उनके कार्यकाल में संस्थान के कामों पर भी होगी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव, जहां आज बात होगी फसाई की। फसाई के नाम से नथी कंट्रोवर्सीज की तो एक लंबी टाइमलाइन है, लेकिन हालिया विवादों की शुरुआत होती है 9 और 10 मार्च 2026 से। इसी दिन एक्स माने ट्विटर पर खुरपेंच नाम के एक यूजर ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में फसाई के 6 बड़े अधिकारियों का नाम लेकर यह दावा किया गया था कि जब इन सभी अधिकारियों की जांच हुई तो लोकेंद्र कुमार, जिनकी नियुक्ति जॉइंट डायरेक्टर टेक के पद पर हुई थी, केवल उनके ही डॉक्यूमेंट सही मिले, जबकि बाकी सभी के दस्तावेज अधूरे या एलिजिबिलिटी के हिसाब से खरे नहीं उतरे। दावा किया गया कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से हाई पेइंग जॉब हासिल की। पोस्ट में इन 6 अधिकारियों में से एक नाम फसाई की डायरेक्टर स्वीटी बेहरा का भी था। खैर, यह सिलसिला एक पोस्ट भर से नहीं रुका। 10 मार्च को खुरपेंच, ये ठीक करके दिखाओ और जेम्स नाम के एक हैंडल से एक साथ कई पोस्ट किए गए, जिनमें एक सी ही बात थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट लगाए गए। कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स फसाई के आधिकारिक दस्तावेज हैं
इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया कि स्वीटी बेहरा की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई है। पोस्ट में कहा गया कि दिसंबर में संस्था की आंतरिक जांच प्रक्रिया में उनका एक्सपीरियंस और सीटीसी क्राइटेरिया से कम पाया गया, फिर उनका सिलेक्शन कैसे हो गया। पोस्ट में यह भी कहा गया कि स्वीटी बेहरा ने अपने एक्सपीरियंस लेटर में दिखाया था कि उन्होंने नेस्ले इंडिया में साल 2006 से 2020 तक काम किया, लेकिन उनका यह दावा और एक्सपीरियंस लेटर फर्जी है। उन्होंने कहा कि 2007 से उन्होंने वहां काम किया था। पोस्ट के मुताबिक नियम कहते हैं कि जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है उसमें 5 सालों का सुपरवाइजरी अनुभव चाहिए, लेकिन उनके भी दस्तावेज बेहरा के पास नहीं थे। खुरपेज के मुताबिक फसाई ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यह कहते हुए स्वीटी बेहरा का सिलेक्शन किया कि सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं हैं, जबकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इनसे ज्यादा अनुभवी और योग्य थे। एक्स पर इन पोस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी, फसाई पर सवाल उठाए गए, लेकिन बजाय इसके कि फसाई की तरफ से इस बारे में कोई सफाई या जानकारी दी जाती, सामने आती है एक खबर कि 24 मार्च 2026 को फसाई के ऑफिशियल डॉक्टर संजय कुमार ने दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर आगे चलकर 1 अप्रैल की तारीख में जारी हुआ आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन दिल्ली पुलिस का एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर भी सामने आया। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स यानी ट्विटर से कई यूजर्स के हैंडल्स की जानकारी इन्वेस्टिगेशन के मकसद से मांगी गई। इस लेटर के जरिए पुलिस ने लिखा कि ट्विटर पर कुछ लोगों ने गलत जानकारी फैलाने वाले पोस्ट किए। आरोप लगाया कि इन लोगों ने हाईली कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लीक की और इसे सोशल साइट्स पर पब्लिश भी किया। ये आरोप लगे किन हैंडल्स पर? कुल 5 हैंडल्स के 8 पोस्ट पर। कौन है ये? सबसे पहला नाम लिया गया खुरपेज का, जो कि अक्सर प्रशासनिक कामों में हो रही गड़बड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म से उजागर करता है। खुरपेज के अलावा इस लिस्ट में YTK इंडिया, जेम्स ऑफ बाबूज, आई एम द स्टोरी और नलिनीज किचन हैंडल्स के नाम हैं। इन सारे ही हैंडल्स में एक बात कॉमन है, सभी ने सरकार, सरकारी एजेंसी और सरकारी अधिकारियों के काम और उनकी जिम्मेदारियों की आलोचना की, उन पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन इन शिकायतों में ऐसा था क्या? इन पोस्ट में इन हैंडल से फसाई के अफसरों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। स्वीटी बेहरा की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाला पोस्ट भी इसी फहरिस्त में शामिल है। ये 8 पोस्ट 5 अलग अलग हैंडल से किए गए, लेकिन सब में मुद्दा एक ही, फसाई के ऊंचे पदों पर बैठे अफसरों की नियुक्ति पर सवाल फसाई के मौजूदा सीईओ सीनियर आईएएस अफसर रजीत पुन्हानी पर भी खड़े किए गए। ये 1 अप्रैल 2026 की खबर थी। इसके 2 दिन बाद एक और खबर आई, खबर की दिल्ली पुलिस ने फसाई में हुए बड़े डेटा ब्रीच और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीकेज के मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि एफआईआर की कॉपी ना ही उनके पास है जिन पर आरोप लगाए गए और ना ही आरोप लगाने वालों की तरफ से पब्लिक डोमेन में पब्लिश किए गए। खैर, न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले यह जरूर बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसियां इस समय उन लोगों की पहचान करने में जुटी हैं जो सेंसिटिव सरकारी दस्तावेजों को लीक करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस खबर के आने के बाद जिन लोगों पर आरोप लगे उनके रिस्पॉन्स भी सामने आए। मसलन 3 अप्रैल को ही खुरपेज की एक पोस्ट आई। सवाल पूछा गया कि अखबारों में खबर चल रही है कि एफआईआर हुई है, लेकिन सवाल ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। बात विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की भी हुई, माने उन लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा की जो एक संस्थान में रहते हुए अपने ही लोगों की धांधली को उजागर करते हैं। शिकायत के बाद नलिनी नागर ने भी एक पोस्ट किया, लिखा कि दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, मैंने फसाई के मुद्दे पर सवाल पूछा, इसके बाद मैंने अपना पोस्ट डिलीट भी कर लिया। इसके साथ नलिनी ने यह भी लिखा कि भविष्य में आप मुझे ऐसे ही साइलेंट देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह मैं तनाव नहीं झेल सकती। जिन लोगों पर आरोप लगे उनके रिस्पॉन्स तो आए ही, साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे पास ये शिकायत आई है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, भारत सरकार का जो एक प्राधिकरण है, उसमें नियुक्त किए गए अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कुछ शिकायतें थीं। कुछ सूचना के अधिकार में विसल ब्लोअर्स ने जानकारी मांगी थी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने शिकायतों के आधार पर स्वयं एक जांच कमेटी बिठाई थी और जांच कमेटी की रिपोर्ट में उन लोगों को दोषी पाया गया। अब यहाँ पर खुरपेंच जैसे ट्विटर हैंडल के खिलाफ
एक दोषी अधिकारी ने पुलिस थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने उसके खिलाफ शिकायत की या उसकी जो अनियमित गतिविधि थी नौकरी पाने को लेकर के उसको उजागर किया। ये कार्रवाई ठीक नहीं है, अनुचित प्रतीत होती है। एफआईआर के बाद इस मामले में खुरपेंच की तरफ से एनएचआरसी में फसाई के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की गई। इसकी भी जानकारी एक पोस्ट के जरिए दी गई। खैर, इस पूरे विवाद में हमने टीम खुरपेंच के संचालक से बात कर उनका वर्जन जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमारे उठाए हुए मुद्दे पूरी तरह से जनहित में हैं। इस लीगल प्रोसेस में जो भी सवाल जवाब होंगे हम उसमें हिस्सा लेंगे, अपने आरोपों को पुख्ता करने वाले सबूत भी पेश करेंगे और इन आरोपों के अलावा भी फसाई की लापरवाहियों को उजागर करने वाले मामले सामने रखेंगे। खुरपेंच ने हमें यह भी बताया कि उनकी शिकायत के बाद एनएचआरसी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, फसाई और दिल्ली पुलिस को कुछ निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक इसमें दिल्ली पुलिस को इस मामले में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं को ध्यान में रखते हुए खुरपेंच की पहचान उजागर न करने की बात कही। साथ ही फसाई द्वारा गठित समिति की जांच रिपोर्ट को भी जांच का हिस्सा बनाए जाने का निर्देश दिया। एनएचआरसी ने जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। ये तो एक पक्ष की बात हुई। हमने इस मामले में फसाई की डायरेक्टर स्वीटी बेहरा के दफ्तर भी इस मामले को लेकर कॉल किया। 7 अप्रैल की तारीख में हुई बातचीत में हमें बताया गया कि स्वीटी बेहरा अभी व्यस्त हैं, समय मिलते ही इस मामले पर जवाब दिया जाएगा। इसके बाद फसाई और स्वीटी का पक्ष जानने के लिए हमने स्वीटी बेहरा की सरकारी मेल आईडी पर 7 अप्रैल को ही एक मेल किया। इस वीडियो के शूट किए जाने तक यानी 9 अप्रैल तक भी हमें अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। अगर इसके बाद उनका जवाब आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खैर, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से फसाई के अफसरों की बहाली को सवालों के कटघरे में रखा गया है। असल में सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन्हीं अफसरों के सिर माथे जिम्मेदारी होती है कि फसाई अपने मूल कर्तव्यों को बेहद ईमानदारी और बिना दबाव, बिना किसी भेदभाव के पूरा करे। लेकिन अगर संस्था को चलाने वाले अफसर ही नियमों की खिलाफत करेंगे तो उनसे क्या ही उम्मीद की जाए कि वो दूसरों को नियमों के अधीन चला पाएंगे। ये सवाल तब और उठते हैं जब देश भर में बिक रहे फूड आइटम्स में मिलावटखोरी हो रही हो, पैक्ड फूड में केमिकल ज्यादा होते जा रहे हैं, फ्रूट जूस के नाम पर शुगर परोसा जा रहा है और बड़े बड़े ब्रांड्स सरकारी नियमों के लूप होल्स का इस्तेमाल कर फसाई की परमिशन के साथ ऐसे फूड आइटम्स बेच रहे हैं जो किसी की भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। एक आम इंसान जब भी किसी प्रोडक्ट पर फसाई के अप्रूवल का मार्क देखता है तो उसे लगता है कि अगर संस्था ने इसे अप्रूव किया तो ये हमारे और हमारे परिवार के लिए ठीक ही होगा। लेकिन हर मामले में ऐसा होता नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक इन बातों को अक्सर उठाते रहते हैं कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो भारत के अलावा दूसरे देशों में भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स भारत में कुछ और विदेशों में कुछ और ही होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां फूड सेफ्टी के जो नियम कानून हैं वो ज्यादा सख्त हैं। सिर्फ हमारे कहे पर भी मत जाइए, एक रिपोर्ट भी देखिए। मई 2024 में इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है। इसके मुताबिक एक स्विस जांच में पाया गया और दावा किया गया कि एशिया और अफ्रीका में बिकने वाले नेस्ले के कुछ बेबी फूड में शुगर की मात्रा ज्यादा पाई गई। इसमें भारत भी शामिल है। अप्रैल 2024 में यह भी खबर आई कि हांगकांग ने 2 इंडियन मसालों के ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट की सेल पर देश में बैन लगा दिया। सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश था बैन लगाने वाला। दोनों ही देशों ने कारण दिया कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा परमिजिबल लिमिट से ज्यादा है, यानी कि जितनी लिमिट होनी चाहिए, जितने की परमिशन है, उससे कई गुना ज्यादा। एथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 1 कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाला केमिकल माना है। जब यह खबर आई तो भारत में भी सवाल उठे थे क्योंकि दोनों ही भारत के पॉपुलर ब्रांड्स हैं। कंसर्न उठा कि अगर विदेशों में इससे कैंसर का खतरा हो सकता है तो देश में भी तो होगा। लेकिन इन सारे कंसर्न और कयासों पर पानी तब फिर गया जब मई 2024 में इंडियन फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कह दिया कि हमें तो इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की कोई ट्रेसिंग मिली ही नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। बताया कि फसाई ने उन खबरों को गलत करार दिया जिनमें कहा गया था कि मसालों में
में कीटनाशक की लिमिट को लेकर ढील दी गई है। फसाई का कहना है कि भारत के नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन दूसरे देशों की कार्रवाई कुछ और ही दिखाती है कि वो देश अपने लोगों की हेल्थ के लिए कितने सीरियस हैं। ऐसा ही एक उदाहरण और है रेड डाई 3, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की। बेसिकली ये पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से बनाया हुआ लाल सिंथेटिक रंग है, जिसका इस्तेमाल खाने और कॉस्मेटिक आइटम्स को कलर देने के लिए किया जाता है। इसके अलग अलग नाम भी हैं। कहीं इसे INS 127, E127, एरिथ्रोसिन या फिर सीधा रेड डाई 3 के नाम से लिख दिया जाता है। आप जैम, केचप, बिस्किट, टॉफी जैसे कई भी और कितने भी लाल दिखने वाले फूड आइटम्स का इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो वहां आपको इससे मिलता जुलता कोई एक नाम दिख जाएगा। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन केमिकल से कैंसर और हार्मोनल इफेक्ट्स, ब्रेन और बिहेवियरल इफेक्ट और इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कई इश्यूज हो सकते हैं, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। इसलिए इसे लेकर अलग अलग देशों में सख्त नियम अपनाए जाते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रेड डाई 3 का खाने में इस्तेमाल 2027 तक बंद करने का फैसला लिया है। यहां तक कि दवाइयों में भी 2028 तक इसे बंद कर देने की बात कही। और तो और कॉस्मेटिक जैसे लिपस्टिक वगैरह में तो इसका इस्तेमाल 1990 से ही बंद किया जा चुका है। मतलब अमेरिका धीरे धीरे इस खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल को पूरी तरह हटाने की तैयारी कर रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन में खाने में बहुत कम चीजों में ही इसका इस्तेमाल अलाउड है, और अगर किसी फूड प्रोडक्ट में इसका यूज किया भी जाता है तो उस पर वार्निंग लेबल लगाना मैंडेटरी किया गया है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ये केमिकल कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स में ही अलाउड है, वो भी सख्त नियमों के साथ, जिसका समय समय पर सेफ्टी रिव्यू होता रहता है। लेकिन इसी रेड डाई 3 को लेकर भारत में क्या नियम है? हमारे देश में खाने और कुछ दवाइयों में अभी भी इसका इस्तेमाल होता है, वो भी बिना किसी खास वार्निंग लेबल के, खासकर स्ट्रीट फूड्स और नॉन रेगुलराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। पर क्यों? अव्वल तो ये कि इन देशों की तुलना में भारत में रेगुलेशन बदलने का प्रोसेस स्लो हो सकता है। लोगों को इस केमिकल्स और इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। और तीसरा ये कि ये सिंथेटिक कलर कंपनियों के लिए इजीली अवेलेबल हैं और नेचुरल कलर से ज्यादा स्टेबल भी हैं। माने उनके लिए सहूलियत ही सहूलियत। आम आदमी का क्या, वो कुछ भी खा सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लॉ में छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में कागज पर सिस्टम बहुत मजबूत है, पर जमीनी स्तर पर नहीं। मतलब कि भारत में फूड सेफ्टी के लिए कानून तो है, लेकिन नियमों के इंप्लीमेंटेशन में लापरवाही की जाती है। और तो और मॉनिटरिंग सिस्टम भी जरूरत के हिसाब से एक्टिव नहीं है। आसान भाषा में आप जापान का एक उदाहरण देख सकते हैं। वहां पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ हैं कि अगर पैकेट पर दिखाया गया प्रोडक्ट साइज, क्वांटिटी और अपीयरेंस में अंदर के असल प्रोडक्ट से अलग पाया जाता है तो इसे रूल्स का वायलेशन माना जाता है और वहां इनके लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं। वहीं हमारे देश में रियल फ्रूट, फ्रेश टोमेटो, शेफ स्पेशल जैसे टैग्स को सिर्फ ब्रांड नेम बोलकर प्रोडक्ट पर लगा दिया जाता है। लोगों को लगता है कि ये सब उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें बता रहे हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक लूप होल है नियमों का, जिसका इस्तेमाल कर कंज्यूमर्स की हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। संसद के अंदर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी फ्रूट जूस से लेकर पैक्ड फूड आइटम्स में अडल्ट्रेशन और फेक लेबलिंग का मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की वो रैंकिंग। आखिरी बार साल 2022 में ये रैंकिंग आई थी और इसके मुताबिक बताया गया कि 113 देशों में भारत की रैंकिंग 68 है। ऐसे दर्जनों रिपोर्ट और रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें फसाई की खामियों पर खूब चर्चा की गई और सुधार की संभावनाएं जताई गई। लेकिन इनमें सुधार तभी संभव है जब संस्था कुछ हार्ड स्टेप्स ले, और इसका जिम्मा किस पर है? इन संस्थाओं के सबसे बड़े अफसरों पर। फसाई के संदर्भ में यह जिम्मेदारी जाती है संस्था के सीईओ पर। फिलहाल में सीईओ हैं IAS रजित पुन्हानी, 1991 बैच के बिहार काडर के IAS अफसर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स और IIM बैंगलोर से MBA करने वाले रजित ने 3.5 दशक तक की सरकारी नौकरी की और इनमें 2 दर्जन से ज्यादा पदों पर सेवाएं दी। 15 सालों तक बिहार में पोस्टेड रहे। बिहार सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर भी सेवाएं दी। 2014 से रजित
सेंट्रल डेपुटेशन में आए और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज्यसभा में सेक्रेटरी रहे, संसद टीवी के सीईओ की जिम्मेदारी संभाली, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेक्रेटरी के पद पर रहे और सितंबर 2025 से फसाई के सीईओ के पद पर हैं। रजीत को इस पद पर 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और इन्हें फसाई की खामियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाने लगा। फसाई की शिकायत में भी जिन 8 पोस्ट का जिक्र किया गया था उसमें से 2 पोस्ट इन्हीं के बारे में हैं। द स्टोरी टेलर नाम के एक्स हैंडल से आरोप लगाते हुए लिखा गया कि देश में मिलावटी और नकली दूध खुलेआम बिक रहा है, मिलावटी और नकली चीज खुलेआम बिक रही है, मिलावटी और नकली नॉन मिल्क आइटम्स खुलेआम बिक रहे हैं, लेकिन फसाई के सीईओ और उनका विभाग सरकारी दफ्तरों में 2 टन के एसी के नीचे बैठकर मोटी सरकारी तनख्वाह लेकर सो रहे हैं। साथ ही ये भी तंज कसा गया कि आम लोगों की किसे परवाह होगी जब ऐसे फूड आइटम्स बनाने वाली कंपनियां और फैक्ट्रियां इनका खास ख्याल रख सकती हैं। कुछ ऐसा ही पोस्ट नलिनी नागर के एक्स हैंडल से भी किया गया था, जिसे उन्होंने शिकायत के बाद डिलीट कर दिया। खैर, आरोप और पोस्ट तो डिलीट किए जा सकते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनका क्या होगा? जिस मिलावट के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाने सब कर लेते हैं, उनके उठाए हुए मुद्दों पर एक्शन क्या होगा? बात सिर्फ 8 पोस्ट और 5 एक्स हैंडल्स की नहीं है, बात उन हजारों लाखों प्रोडक्ट्स की है जिनमें खामियां तो बहुत हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम के लूप होल्स के जरिए वो मार्केट में बिक भी रहे हैं और उनके कंजम्पशन से लोगों को तकलीफ भी हो रही है। एक्शन हो रहे हैं, बेशक हो रहे हैं, छापेमारी भी हो रही है, नकली प्रोडक्ट्स जब्त किए जा रहे हैं और नष्ट भी किए जा रहे हैं। फसाई भी अपने पेज से लोगों को अडल्ट्रेशन पकड़ने की जानकारी भी दे रही है, लेकिन ये सब प्रयास 140 करोड़ की आबादी वाले देश में साबित हो रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा। खैर, अपनी बात को हम यहीं खत्म करेंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। अगर अडल्ट्रेशन यानी मिलावट को लेकर आपकी भी कोई समस्या है तो हमें अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम उसे खबरगांव के प्लेटफॉर्म से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जाने से पहले एक और बात दोहराना चाहेंगे कि हमने इस विवाद के एक पक्ष की बात यहां पूरी रखी क्योंकि उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, हमें अपना पक्ष सुनाया, लेकिन फसाई की ओर से इस मामले में हमें कोई जवाब नहीं मिला। जब मिलेगा हम आप तक भी पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी इरशाद ने। आप देखते रहिए और दूसरों को दिखाते रहिए खबरगांव।